गरीब सास बहू ने खाया बरसात में अमीर खाना। अरे सुनैना, कछु कर, मुझे जैसी लड़कियां चाहिए वैसे तो मिल नहीं रही। बच्चों को इतना पढ़ाया लिखाया है लेकिन कोई लड़की नहीं मिल रही। दो फिक्र मत कर, तुझे जैसी लड़की चाहिए मैं ढूंढती हूँ। अगर नहीं मिले तो फिर मेरी नजर में 3 लड़की हैं और हैं भी बड़ी सुशील कन्या। गरीबी की वजह से उनकी भी शादी नहीं हो रही है। ऐसा कर, तू उन्हीं लड़कियों से बात कर ले जिनके बारे में तू अभी बता रही है, क्योंकि मुझे तो आसपास के एरिया में कोई मिल नहीं रही। कहीं वो संस्कारी लड़कियां भी चली ना जाए हाथ से मेरे। अच्छा ठीक है, मैं कल ही बात करती हूँ। फिर सुनैना उन 3 लड़कियों के माता पिता से शकुंतला के 3 लड़कों की शादी की बात करती है। उन्हें रिश्ता मंजूर हो जाता है। फिर दोनों परिवार वाले एक दूसरे से मिलते हैं और शादी की तिथि निकालते हैं। शकुंतला फटाफट से चट मंगनी पट ब्याह करवा देती है और अपनी गरीब बहुओं का गरीब ससुराल में स्वागत करती है। बहुओं, तुम तीनों मेरे घर में आ गई हो। ऐसा लग रहा है कि 3 देवियां आ गई हो। अब से ये घर तुम्हारा है, जैसा भी है बस तुम्हारा है, तो अपने घर की जिम्मेदारियों को अच्छे से निभाना। माँ जी, मैं आपके घर की बड़ी बहू हूँ, विराट की पत्नी हूँ। मैं वादा करती हूँ हमेशा घर की सारी जिम्मेदारी निभाऊंगी और मेरी दोनों बहनें भी। हाँ माँ जी। चलो अंदर आ जाओ। इस तरह तीनों बहू अपने पति के साथ अपने कमरे में चली जाती हैं। अगले दिन से तीनों बहू ससुराल की जिम्मेदारी निभाती हैं। तीनों के पति विराट, मोहित, राजन छोटे से कंपनी में काम करते थे। वक्त गुजरता है। तीनों बहू अपनी सास का बहुत ख्याल रखती थीं और शकुंतला भी अपनी बहुओं को बहुत प्यार करती थी। ऐसे ही एक शाम छोटी बहू सुजाता चीले बनाकर लाती है। लीजिए माँ जी, ये मैंने खास आपके लिए बनाया है, साथ में पुदीने की चटनी भी पीसी है। अरे वाह बहू, तूने तो मेरा दिल जीत लिया। और मेरी दोनों बहू कहाँ हैं? माँ जी, दोनों दीदी काम कर रही है। बड़ी दीदी आटा पीस रही है चक्की पर और कावेरी दीदी तो लाल मिर्च सुखा रही हैं। माँ जी, हम तीनों सोच रहे हैं ना, छोटी मोटी चीजों के लिए दुकान पर जाने की जरूरत नहीं है। लाल मिर्च को सुखाकर लाल पाउडर बना लेंगे और आटा बाहर से पिसवाने की जगह खुद कर लेंगे। और मैंने तो अंगूरों को भी सुखा दिया है ताकि वो किशमिश बन जाएं। अरे वाह, मेरी तीनों बहू बड़ी अक्लमंद हैं और इससे पैसे भी बचेंगे, वरना बाहर से तो किशमिश महंगी आती है। फिर शकुंतला अपनी बहू के हाथ के चीरे खा लेती है। वहीं तीनों बेटों की नौकरी चली गई थी। दरअसल वो जिस कंपनी में थे वो फ्रॉड थी। पुलिस की रेड पड़ने से वो कंपनी हमेशा के लिए बंद हो गई। इससे तीनों भाई बहुत परेशान हो गए थे। ये बात वो घर में भी बता देते हैं और अब कुछ दिनों से वो दाने दाने के लिए तरस रहे थे और पानी पीकर गुजारा कर रहे थे। साथ ही करीब 4 दिनों से वो तीनों नई नौकरी की तलाश में थे। भैया, अब हम क्या करेंगे? इतने दिन से हाथ पैर मार रहे हैं पर कहीं भी नौकरी नहीं मिल रही। भैया, मैंने अभी टीटू से बात करी है। वो कह रहा है कि तीनों शहर आ जाते हैं, वो हमारी नौकरी वहाँ लगवा देगा। चलो आज घर वालों को बता देते हैं, फिर हम निकल जाएंगे। तीनों बेटे घर आकर जाने की बात बता देते हैं। क्या मतलब, तुम 2-3 महीनों के लिए बाहर नौकरी करने जा रहे हो? हाँ माँ, अब कोई रास्ता भी नहीं बचा। घर का खर्चा चलाना दुर्लभ हो रहा है, ये तो आपको पता ही है। अजी ध्यान से जाना, अब तीनों खाने का सामान और जरूरत की चीजें पैक कर दी है मैंने भी। फिर तीनों भाई बस में बैठकर लखनऊ के लिए निकल जाते हैं, पर रास्ते में एक बड़ा ट्रक उनकी बस से टकरा जाता है जिसमें सभी यात्रियों की मौत हो जाती है। ये बात टीवी वाले दुकान पर लाइव सब देख रहे थे। ये बुरी खबर उन तीनों पत्नी और माँ के दिल को बहुत चोट पहुंचाती है। हे भगवान, नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मेरे बच्चे मुझे छोड़कर नहीं जा सकते। माँ जी, संभालिए खुद को, आप बिखर जाएंगी तो हमारा क्या होगा? माँ जी संभालिए। हे भगवान, आपने क्या किया? हम तीनों के पतियों को छीन लिया। माँ जी चलिए, यहाँ से घर चलते हैं। हे भगवान, आपने मेरी गोद सूनी क्यों कर दी? आखिर मैंने आपका क्या बिगाड़ा था? चलिए माँ जी, आपको घर ले चलते हैं। इस तरह तीनों बहू सास को मुश्किल से घर पर ले आती हैं। पुलिस से पता करने पर उन्हें अपने तीनों बेटों के शव मिल जाते हैं, जिसका वो अंतिम संस्कार कर देते हैं। घर में अब मातम सा छा गया था। धीरे धीरे घर का बचा कुचा राशन भी खत्म हो गया था। वहीं बरसात के मौसम की वजह से घर की छत भी टपकने लगी थी। बड़ी मुश्किल से जैसे तैसे भूखे पेट रहकर दिन गुजारते हैं।
और बारिश के टपकते पानी के नीचे बर्तन रख देते हैं। फिर एक दिन अंबिका कहती है, कावेरी, हमें घर का खर्चा चलाने के लिए कुछ काम देखना होगा। ये सही नहीं है, आखिर कब तक हम ऐसे भूखे रहेंगे। दीदी, मैं सोच रही थी कोई काम कर लेते हैं हम। ठीक है, थोड़ी देर में काम देखेंगे। फिर तीनों अपनी सास को खाना खिलाती हैं और काम ढूंढने चली जाती हैं, जहां तीनों को एक बड़े बंगले में नौकरानी का काम मिल जाता है और तीनों झाड़ू पोंछा करके घर का खर्चा चलाने की कोशिश करती हैं। शाम को रितिका अंबिका से कहती है, अरे अंबिका, तुमने रोटी बनाई है या पराठे? मालकिन, आपने रोटी की कही थी। ऐसा करो, उसे फेंक दो और पनीर के पराठे बना दो। मालकिन, रोटियों को फेंके, उससे अच्छा मैं इन्हें घर ले जाऊं। जी मालकिन, मैं बना देती हूँ। अंबिका अपना काम करके वो रोटियां घर ले जाती है, जिससे वो सब खाना खा लेते हैं। चलो अच्छा है, आज तो रोटी मिल गई, पर बरसात के समय में टपकती छत में बैठकर खाना आखिर कब तक खाएंगे? माँ जी, 1 महीना पूरा होने पर हम तीनों की पगार आ जाएगी, उससे छत की मरम्मत करवा ही लेंगे। ऐसे ही दिन गुजरते हैं। फिर रितिका के घर में बहुत बड़ी पार्टी थी और कैटरिंग न मिलने पर बहुत वो परेशान थी। मालकिन, क्या हुआ? आप बहुत परेशान दिख रही हैं। तुम तो जानती हो, मेरी सासू माँ और ससुर जी की 50वीं सालगिरह है और मुझे हलवाई वाले बिल्कुल नहीं मिल रहे। पूरी, सब्जी, रायता, मीठा, हलवा, बहुत कुछ बनवाना है। क्या करूं? कल पार्टी है, तुम्हें कोई पता हो तो बता दो। मालकिन, अगर आपको कोई आपत्ति ना हो तो मैं कल का खाना तैयार करवा देती हूँ। मेरी दोनों देवरानी और सासू माँ, हम सबको बहुत अच्छा खाना बनाना आता है। अगर ऐसे है तो करवा दो। 2 लाख रुपए ले लो और सामान लेकर आ जाओ, और यही तुम्हारी मेहनत के पैसे भी हैं, क्योंकि काफी जने आने वाले हैं। आप निश्चिंत रहिए मालकिन, मैं सब तैयार करवा दूंगी। ये खबर जैसे ही उन तीनों को पता चलती है, वो सब खुश हो जाते हैं। दीदी, 2 लाख रुपए तो बहुत होते हैं, इन पैसों से हम अपना बिजनेस स्टार्ट कर लेंगे, छोटा सा, बाद में। हाँ। अगले दिन चारों सास बहू मिलकर रितिका के घर की कैटरिंग को संभालते हैं। 10 तरह के व्यंजन और मीठा बनाते हैं, जिसे खाकर मालकिन और उसके गेस्ट बहुत खुश होते हैं। अरे वाह, आप चारों ने तो कमाल कर दिया। मेरे गेस्ट बहुत खुश हुए खाना खाकर। खाना बच भी गया है, बाकी के मेहमान चले गए हैं। इतना सारा खाना देखकर तो मेरे मुंह में पानी आ रहा है। हम इनसे मांग ले क्या फेंकने की जगह? मैं बात करती हूँ। मालकिन, ये जो बचा हुआ खाना है, इसमें से थोड़ा थोड़ा खाना मैं ले जाऊं, हम सब खा लेंगे। हाँ हाँ, ले जाओ, ये लो बाकी के पैसे। अच्छा काम किया आप सबने। शुक्रिया मालकिन। फिर सास बहुएं वो सारा बचा हुआ खाना ले जाकर अपने घर बरसात में बैठकर अमीरों वाला खाना खाते हैं। अरे वाह, मजा आ गया। ये पूरी, कचौरी, शाही पनीर, मूंग की दाल का हलवा, आज तक इतना सब कभी ना देखा ना खाया। ये तो आपने बिल्कुल सच कहा माँ जी, और हमारी कमाई भी बहुत अच्छी है और हमारी तनख्वाह भी आ गई है। क्यों ना माँ जी, हम एक ढाबा खोल लेते हैं। खाना तो सबको हमारे हाथ का अच्छा लगता है, क्या पता ऐसे ही शादी ब्याह के और ऑर्डर आ जाए। हाँ बहू, बिल्कुल ठीक बोली है तू। इस तरह गरीब सास बहू बरसात में अमीर वाला खाना खाती हैं और अपने बचे हुए पैसों से एक छोटा सा ढाबा खोल कर चलाती हैं। काफी लोग उनके खाने को पसंद करते हैं। साथ ही उन्हें शादी ब्याह में काफी बड़े बड़े ऑर्डर मिलते हैं, जहां वो खाना बनाते हैं। साथ ही अपना पक्का घर बनवाकर खुशी खुशी रहने लगते हैं। बौनी देवरानी प्याज पराठे वाली। काजल अपनी माँ के कहने पर राशन लेने के लिए दुकान पर जाती है। अरे अंकल, मैं कितनी देर से यहाँ पर खड़ी हूँ। आपने मुझसे बाद में आए हुए लोगों को तो राशन दे दिया, लेकिन मुझे नहीं दिया। अरे बेटिया, तुम इतनी बोनी हो तो क्या करूं, अब तुम्हें देखने के लिए बहुत ध्यान से देखना पड़ता है। ओ दुकानदार भाई साहब, मेरी हाइट के बारे में बोलने की तुम्हें कोई जरूरत नहीं है। अब बोनी हो तो बोनी ही कहेंगे ना। आप ना मेरा सामान मुझे दे दो, ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है तुम्हें। काजल सामान लेकर वहाँ से घर की तरफ आ रही होती है। उसको देखकर गांव के कुछ बच्चे उसे बौनी बौनी कहकर बुलाने लगते हैं। अरे वो देखो, बोनी दीदी आ रही है। बौनी दीदी, बौनी दीदी, बौनी दीदी। देखो देखो, उनकी लंबाई तो बिल्कुल हमारी जैसी है, बिल्कुल बच्चों जैसी लंबाई। काजल को उन बच्चों का कहा बहुत बुरा लगता है, लेकिन वो उन्हें नजरअंदाज करके वहाँ से चली जाती है और घर पर आकर वो अपनी माँ से रोते हुए कहती है, माँ, मुझे आज से आप बाहर मत भेजना। मैं बाहर जाती हूँ तो सब बच्चे और बाकी के लोग मुझे बौनी कहकर चिढ़ाते हैं।
बेटी ऐसा मत सोचो, लोगों का तो काम ही यही है, वो बस एक दूसरे की बुराइयां करते हैं। तुम दिल की बहुत अच्छी हो, लोगों की बातों पर मत जाओ, सब ठीक हो जाएगा। परमा अपनी बेटी को संतुष्टि देने की कोशिश करती है, जिसके चलते वो रोना बंद कर देती है। लेकिन माँ, आपने मुझे ये नहीं बताया कि आपने ये सब इतना सारा सामान आज मुझसे क्यों मंगवाया? क्योंकि आज तुम्हें देखने वाले आ रहे हैं। अब तुम जाओ, अपने कमरे में जाकर तैयार होना शुरू कर दो। परमा अपने कमरे में जाती है और प्यारा सा सूट पहनकर तैयार हो जाती है, जिसके बाद वो बहुत प्यारी लगती है। लेकिन अपनी कम हाइट की वजह से वो थोड़ा उदास महसूस कर रही होती है। इससे पहले काजल के कई सारे रिश्ते पहले ही टूट चुके होते हैं और वो इस बार भी बहुत ज्यादा डर रही होती है। माँ, देखो मैं कैसी लग रही हूँ? बहुत प्यारी लग रही हो। देखो मैंने चाय बना दी है, बाहर लड़का और उसकी माँ हमारा इंतजार कर रहे हैं। जैसे ही मैं आवाज लगाऊं तो चाय नाश्ता लेकर आ जाना। परमा की बात सुनकर काजल उसे हाँ कर देती है। रसोई में खड़ी हुई काजल बहुत परेशान थी। कुछ ही देर में अचानक से परमा की आवाज आती है और काजल चाय नाश्ता लेकर बाहर आ जाती है। काजल भले ही कद में छोटी थी, लेकिन उसका नैन नक्श बहुत ही प्यारा था। जैसे ही काजल बाहर नुपुर के सामने आती है, उसको देखते ही नुपुर पहली नजर में ही उससे प्यार कर बैठता है। कितनी सुंदर और प्यारी है, बिल्कुल एक छोटी बच्ची जैसी, और इसकी सादगी तो और भी प्यारी है। नुपुर अपने मन ही मन उसे देखकर मुस्कुरा रहा होता है कि तभी उसकी माँ सुजाता कहती है, देखिए बहन जी, आपकी बेटी तो कद में बहुत ही ज्यादा छोटी है और मेरा बेटा तो अच्छा खासा लंबा है। अब तुम ही बताओ बहन जी, इतनी कम कद वाली लड़की से मैं अपने बेटे का रिश्ता कैसे कर सकती हूँ? ये सुनते ही नुपुर हैरान रह जाता है और अपनी माँ से कहता है, माँ, मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी है। एक बार मेरे साथ बाहर की तरफ आना जरा। बाहर आने के बाद नुपुर अपनी माँ से कहता है, माँ, मुझे ये लड़की पसंद है। इससे पहले भी आप कई सारे रिश्ते मना कर चुके हो, लेकिन अब ये वाला रिश्ता मना मत करो। देखो ये लोग अच्छे खासे हैं और आपको दहेज भी मिल जाएगा। मुझे लड़की पसंद है माँ, रिश्ते के लिए हाँ कर दो। नुपुर के समझाने पर उसकी माँ सुजाता रिश्ते के लिए हाँ कर देती है, जिसके बाद दोनों परिवारों में शादी की रस्में शुरू हो जाती हैं। देखते ही देखते वो दिन भी आ जाता है जब नुपुर अपनी पत्नी काजल से शादी करके उसे अपने घर ले आता है, जहाँ उसकी माँ अपनी बौनी बहू का स्वागत करती है। आओ बहू, अंदर आओ, तुम्हारे ससुराल में स्वागत है। सुजाता अपनी बौनी बहू का स्वागत बहुत अच्छे से करती है, लेकिन उसकी जो बड़ी बहू होती है वो अपनी देवरानी के कद को देखते ही जोर जोर से हंसने लगती है। ये देखो देवर जी, आपको कोई और लड़की नहीं मिली, यही मिली है बौनी। अरे शादी से अच्छा तो आप इस बच्ची को गोद ले लेते देवर जी। आपके ऊपर तो मुझे वो गाना याद आ गया, जिसकी बीवी बौनी उसका भी बड़ा नाम है। गोद में बिठा लो, बच्चे का क्या काम है। बस करो भाभी जी, अपनी देवरानी का मजाक उड़ाते हुए आपको शोभा नहीं देता। अरे इतनी बौनी लड़की के साथ शादी करना आपको भी शोभा नहीं देता देवर जी। माया अपनी देवरानी का बहुत ज्यादा मजाक उड़ाती है, लेकिन काजल फिर भी उसकी बातों का बुरा नहीं मानती। नुपुर काजल को लेकर अपने कमरे में आ जाता है। शादी की पहली रात सब लोग खुशी खुशी बिताते हैं, लेकिन शादी के अगले दिन ही घर के सभी लोगों को एक बहुत बड़ा झटका लगने वाला था। सुबह काजल जैसे ही नींद से जागती है, सभी के लिए अपने हाथों के पराठे बनाती है। काजल के हाथों के पराठे खाते ही जिनके भी मन में थोड़ा बहुत मनमुटाव होता है, वो सब खत्म कर देते हैं और काजल की बहुत तारीफ करती हैं। तभी नुपुर को एक कॉल आता है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता। नुपुर के हाथों से फोन नीचे गिर जाता है और वो अपने परिवार को बहुत ही घबराते हुए बताता है, माँ, हमारी फैक्ट्री में आग लग गई है, अब हमारे पास कुछ नहीं बचा। नुपुर अपने भाई के मरने के बाद उसकी फैक्ट्री संभाल रहा था, लेकिन एक ही रात में उसने अपना सब कुछ गवा दिया था। एक ही रात में वह अमीर से फकीर बन जाते हैं। फैक्ट्री के लोन को चुकाने के लिए उन्होंने अपने मकान को भी बेच दिया था, जिसके चलते वो एक टूटी फूटी झोपड़ी में रहने लगे थे। कुछ ही दिन में उन्होंने बहुत सी मजबूरियों का सामना कर लिया था। अपने परिवार को भूख प्यास से तड़पते देख बौनी बहू से रहा नहीं जाता और वो अपने पति से कहती है, हम ऐसे हाथ पर हाथ रखकर नहीं रह सकते। मैं जानती हूँ अभी हमारे पास पैसे नहीं है, लेकिन
मैं बिना पैसों से कुछ काम करना चाहती हूँ। हमारे घर में अनाज के तौर पर प्याज और आटा ही रखा है, क्यों ना मैं प्याज पराठा बनाकर बेचूं, इससे हम कुछ पैसे कमा पाएंगे। उसकी ये बात सुनते ही माया कहती है, अरे मनहूस कहीं की, तेरे पैर हमारे घर में आते ही सब कुछ छिन गया। तू हमारे लिए मनहूस है, तू कुछ ना ही करे तो ही अच्छा होगा। बस भाभी, हमेशा इस बेचारी को ताने ही देती हो, कभी इसके बारे में भी सोचा करो, इसको कितना बुरा लगता होगा। और रही बात प्याज पराठा दुकान चलाने की, तो मैं काजल के साथ हूँ। नुपुर काजल का साथ देता है, जिसके चलते वो अपनी ही झोपड़ी के बाहर प्याज पराठा बेचने का काम शुरू कर देता है। काजल के हाथों में प्याज पराठे का एक अनोखा स्वाद था, जिसके चलते वहां से आते जाते लोग उनसे प्याज पराठा खरीदते हैं और उन्हें पैसा भी देते हैं। अब उनके पास रोजाना का खर्चा निकालने का साधन हो जाता है। कुछ दिनों बाद वह प्याज पराठे बेचकर ही अपनी परेशानियों को धीरे धीरे खत्म कर देते हैं। उनकी मेहनत और लगन देखकर माया का घमंड टूट जाता है और वो अपनी देवरानी से माफी मांगती है। मैंने तुम्हारे साथ सही नहीं किया और अपनी लंबी हाइट का भी घमंड दिखाया। मुझे ऐसा तुम्हारे साथ नहीं करना चाहिए था। मुझे अपनी गलती का एहसास है। काजल, हो सके तो मुझे माफ कर देना। आपको अपनी गलती का एहसास है, मेरे लिए इतना ही काफी है और मुझे आपसे कोई गिला शिकवा नहीं है जेठानी जी। उस दिन के बाद से माया काजल के प्याज के पराठे के काम में उसका हाथ बटाना शुरू कर देती है। कुछ ही दिनों में वो अच्छी मेहनत और लगन से खुद का प्याज पराठा रेस्टोरेंट खोल लेते हैं और पहले की तरह खुशी खुशी रहने लगते हैं।